आधी रात का वक्त था। कैप्टन डेविस अभी तक अपने ऑफिस में था कि अचानक ऑफिस का दरवाजा एक धमाके से खुला तो कैप्टन चौंक पड़ा। कमरे में एक नौजवान दाखिल हो रहा था। सर, हेलीकॉप्टर हेडक्वार्टर से बेस कैंप की तरफ गया है। बेस कैंप का हेलीकॉप्टर है। बेस कैंप का हेलीकॉप्टर और हेडक्वार्टर से गया है? क्या मतलब? ये सब रात के वक्त तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सर, मैं ऊपर छत पर था। मैंने दूर से हेली को फिजा में बुलंद होते देखा। फिर वो वापस घूमकर बेस कैंप की तरफ चला गया, इसलिए मैं आपको इत्तला देने के लिए आया हूँ। हो सकता है मेजर फ्रांसो ने कर्नल डर्मन को किसी मशवरे के लिए बुलाया हो। सर, आप कर्नल साहब की आदत जानते हैं, वो रात को किसी को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करते। मैं तो उनके साथ बतौर गार्ड 5 साल रहा हूँ। अगर उन्होंने ऐसा करना होता तो वो लाजमन आपको भी कॉल करते। ओके, चेक कर लेते हैं। हेली अभी गया तो लाजमन मेजर फ्रांसो जाग रहे होंगे। ये कहकर कैप्टन ने फ़ोन उठाया और वहाँ के नंबर डायल किए, लेकिन दूसरी तरफ से घंटी बजने के बावजूद किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये कैसे हो सकता है कि कॉल अटेंड ही ना हो? तुम ऐसा करो, जीप ले जाओ और वहाँ जाकर वहाँ के हालात मालूम करो। डेविस ने नौजवान से कहा। अब उसके चेहरे पर कदरे तशवीश के तासुरात नुमाया थे। यस सर। नौजवान चला गया। उसकी वापसी तक अब डेविस को जागना था। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उसे बाहर से जीप की तेज आवाज़ सुनाई दी। सर, वहाँ कत्लेआम हो चुका है। मेजर फ्रांसो साहब की लाश पड़ी है और वहाँ के तमाम आदमी भी हलाक हो चुके हैं बॉस। नौजवान ने अंदर दाखिल होते ही इंतहाई मतहोश लहजे में कहा तो कैप्टन डेविस बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो तुम? सर, मेजर फ्रांसो और बेस कैंप के इंचार्ज कर्नल डर्मन की लाशें कुर्सियों से बंधी पड़ी थी। बाकी अफराद की लाशें कराता कमरे में पड़ी हैं। ओह, दैट्स वेरी बैड। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी एजेंट वहाँ पहुँच गए हैं। इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेजी से एक नंबर डायल किया। वो डार्क स्काई की सेकंड चीफ रीटा को ये अहम इत्तला देना चाहता था, क्योंकि इस मामले में वो बराह रास्त मुलविस थी। लेकिन वहाँ बेल बजती रही मगर किसी ने रिसीवर नहीं उठाया तो कैप्टन ने रिसीवर पटक दिया। सब सो रहे होंगे, वो उठाओ सबको, जीप पे निकालो, जल्दी करो, असलहा भी ले लो और मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंचो। मैं रीटा को इत्तला देकर वहाँ पहुँचता हूँ। कैप्टन डेविस ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी जीप तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई उस इमारत की तरफ बढ़ी जा रही थी जहाँ रीटा और उसके साथी रहायश पजीर थे। फाटक बंद था। उसने जीप फाटक के बाहर रोकी और उछलकर नीचे उतरा तो दूसरे रह में ठिठक गया, क्योंकि छोटा फाटक थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने फाटक खोला और दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसकी छठी मुसलसल खतरे का अलार्म बजा रही थी। एक कमरे में पहुंचकर वो बुरी तरह ठिठक कर रुक गया। वहाँ 7 अफराद की लाशें पड़ी थी और उन सबको गर्दनें तोड़कर हलाक किया गया था। वेरी बैड, रियली वेरी बैड। फिर वो दूसरे कमरों में गया, लेकिन रीटा उसे कहीं नजर नहीं और ना ही उसकी लाश मिली। तो वो दौड़ता हुआ इमारत से बाहर आया और चंद लम्हों बाद उसकी जीप दोबारा मिलिट्री हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। उसके साथ ही पहले ही वहाँ पहुँच गए थे। डेविस ने खुद सूरत हाल देखी तो फौरन पहचान गया कि दूसरी लाश कर्नल डर्मिन की है। वेरी बैड। इसका मतलब है कि उस हेली में दुश्मन एजेंट थे और वो बेस कैंप की तरफ गए हैं। इसके साथ ही उसने फ़ोन का रिसीवर उठाकर एक नंबर डायल किया। यस। राब्ता कायम होती कि मर्दाना आवाज़ आई। कैप्टन डेविस है, टोरंटो कस्बा के मिलिट्री हेडक्वार्टर से। किसी बड़ा ऑफिसर से बात करो, इंतहाई अहम बात करनी है। होल्ड ऑन प्लीज़। हेलो, कर्नल रिचर्ड है, ड्यूटी ऑफिसर। क्या मसला है कैप्टन डेविस? डेविस ने सारी सूरत हाल बता दी। क्या क्या कह रहे हो? कर्नल डर्बन की लाश भी वहाँ पड़ी है, लेकिन कर्नल तो यहाँ डार्क स्काई की सेकंड चीफ रीटा जूलियन के साथ बेस कैंप के बैरूनी इलाकों की चेकिंग कर रहा है। वो दुश्मन एजेंट है जनाब। कर्नल डर्बन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उनकी लाश यहाँ मेरे सामने कुर्सी पर रस्सी से बंधी हुई मिली है। ओह, ठीक है, मैं करता हूँ उनका बंदोबस्त। इसके साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन की बेल बजी। यस, कैप्टन डेविस है, कर्नल रिचर्ड है। क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो कि कर्नल डर्बन की लाश वहाँ मौजूद है? यस सर, मेरी आंखों के सामने मौजूद है उसकी लाश। लेकिन सुपर कंप्यूटर ने उनकी आवाज़ों को ओके किया है, जबकि रीटा जूलियन की आवाज़ को भी ओके किया है। ये कैसे हो सकता है? अगर कोई उनकी आवाज़ की नकल करता तो सुपर कंप्यूटर उसे किसी सूरत भी ओके नहीं करता। ये सब मुझे नहीं मालूम जनाब। बहरहाल ये बात तय है कि मेजर फ्रांसो और कर्नल डर्बन को हलाक कर दिया गया है और मादाम रीटा का मुझे इल्म नहीं। अलबत्ता उनके साथ साथियों को उनकी रिहाइशगाह पर हलाक कर दिया गया है। मैं अपनी आंखों से उनकी लाशें देख कर आ रहा हूँ। ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो कैप्टन समझ गया कि कर्नल रिचर्ड को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा, इसलिए वो कुछ चेकिंग करने आ रहा है। इसलिए वो खामोश होकर रह गया। सया रंग का हेली तेजी से उड़ता हुआ बेस कैंप की तरफ बढ़ा जा रहा था। इमरान पायलट सीट पर था, जबकि उसके साथी भी हेली में मौजूद थे। अचानक ट्रांसमीटर की सीटी सुनाई दी। इमरान ने हेली को वहीं हवा में मौलिक करके ट्रांसमीटर ऑन किया। हेलो हेलो, कौन है हेली में? ओवर। एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कर्नल डर्मिन हियर, ओवर। इमरान ने कहा, 1 मिनट होल्ड करें, ओवर। ओके, अब बोले कर्नल साहब, ओवर। कर्नल डर्मिन है, मेरे साथ डार्क स्काई की सेकंड चीफ मदाम रीटा भी मौजूद हैं। मदाम रीटा को इत्तला मिली कि पाकिस्तानी एजेंट बेस कैंप की मशरक़ी तरफ छुपे हुए हैं, इसलिए हम वहाँ चेकिंग के लिए जा रहे हैं, ओवर। ओह, तो क्या आप अभी बेस कैंप में नहीं आ रहे? ओवर। नहीं, वैसे भी मदाम रीटा मेरे साथ हैं, उन्होंने वापस भी जाना है, ओवर। ठीक है, आप बेफिक्र होकर चेकिंग करें। आपके हेली को टारगेट नहीं किया जाएगा, ओवर एंड ऑल। इमरान हेली को आगे बढ़ाकर मशरक़ी साइड में ले गया।
बेस कैंप की दीवार के साथ साथ वो उसे उड़ाता हुआ आगे बढ़ाता चला गया। वो दरअसल ये आइडिया करने की कोशिश कर रहा था कि हेडक्वार्टर की साइड कहाँ होगी। कलिनुमा दीवार पर जगह जगह बल्ब जल रहे थे और सर्च लाइट्स भी ऑन थी, जिसकी वजह से नीचे ज़मीन पर काफ़ी फासले तक हर चीज़ जगमगा रही थी। थोड़ी देर बाद इमरान को हेली को दीवार के करीब एक जगह उतारना पड़ा। रीटा के हाथ अकब में बांध दिए गए या नहीं? जी हाँ, बांध दिए गए हैं, सफदर ने कहा। अब इसे होश में लाओ और वायरलेस फ़ोन सेट भी बैग से निकाल कर मुझे दो। क्या कॉल हेली के अंदर से होगी? जूलिया ने चौंक कर कहा। मुमकिन है बाहर रेस से चेकिंग की जा रही है और बाहर निकलते हमें चेक कर लिया जाए। अंदर की कार्रवाई का किसी को इल्म नहीं होगा। ओके। रीटा बेहोशी के आलम में हेली की अकबी तरफ फर्श पर पड़ी थी। इमरान ने उसे हेली में डालने से पहले एक बार फिर ज़रब लगाकर बेहोश कर दिया था। जूलिया और सालेहा ने रीटा को उठाया और उसे दरमियानी सीट पर लिटाकर सालेहा ने उसकी नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। सफदर, पंजर निकालकर जूलिया को दे दो। ओके। थोड़ी देर बाद रीटा ने कराते हुए आंखें खोल दी और उसके साथ ही वो झटके से उठकर बैठ गई। उसके दोनों हाथ उसके अकब में रस्सी से बंधे हुए थे और इमरान ने ऐसी गांठ लगाई थी किसी सूरत भी उसे खोल ना सके। हेलो मैडम रीटा, मेरा नाम अली इमरान है। क्या मतलब? ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो मिलिट्री हेडक्वार्टर गई थी कि मेरे सर पर ज़रब लगाई गई। क्या हुआ? कौन हो तुम? यह हेलीकॉप्टर कहाँ मौजूद है? बोलो, जवाब दो। मिलिट्री हेडक्वार्टर पर उस वक्त हमारा कब्जा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाकर बेहोश कर दिया और तुम्हारे साथ साथियों को हलाक कर दिया। ये सब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का अरकान है। ये सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर बज़िद हैं कि तुम्हें भी गर्दन तोड़कर हलाक कर दिया जाए। नहीं नहीं, यह गलत है। मुझे मत मारो, मैं भी मरना नहीं चाहती। रीटा ने खौफज़दा लहजे में कहा। सुनो रीटा, इस वक्त हम हेली में कोरंटो बेस कैंप की मशरक़ी दीवार के करीब मौजूद हैं और किसी को भी मालूम नहीं है कि तुम हेलीकॉप्टर में हो। हमने जो करना है वो तो हम कर ही लेंगे। अलबत्ता मैं अब तक बड़ी मुश्किल से तुम्हारी ज़िंदगी बचाए हुए हूँ, क्योंकि मेरे साथी सख्ती से अपनी बात पर डटे हुए हैं कि तुम्हें हलाक कर दिया जाए। लेकिन मैंने एक शर्त रखी है, अगर तुम चाहो तो अपनी ज़िंदगी बचा सकती हो। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम जिंदा रहना चाहती हो या नहीं। कैसी शर्त? बेहद मामूली शर्त है कि तुम अपने चीफ कर्नल रॉडिस को वायरलेस फ़ोन पर कॉल करो और उसे कहो कि वो हेडक्वार्टर की मशरक़ी दीवार में मौजूद खुफिया दरवाज़ा खोलकर तुम्हें साथ ले जाए और तुम वहाँ से हमें वो माइक्रोफिल्म ला कर दो जो हेडक्वार्टर में मौजूद कर्नल मॉर्गन के पास है। हमारे पास इस बात की मुसद्दक़ा इत्तला है कि माइक्रोफिल्म और कर्नल मॉर्गन दोनों ही हेडक्वार्टर में हैं। इस तरह तुम्हारी जान बच जाएगी और खामोशी से हम वापस चले जाएंगे। क्या मतलब? कि यहाँ दीवार में खुफिया रास्ता है? तुम्हें कैसे पता चला? इन सब बातों को छोड़ो और अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने साथियों को रोका हुआ है। ओके, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। इमरान ने सफदर के हाथ से वायरलेस फ़ोन लिया। लेकिन कर्नल रॉडिस और कर्नल मॉर्गन को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुमने अपना वादा पूरा किया और अंदर से वो माइक्रोफिल्म लाकर हमें दे दी तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। तो मेरे हाथ खोल दो। आई प्रॉमिस कि तुम्हें वो फिल्म मिल जाएगी। जब रास्ता खुल जाएगा तो तुम्हारे हाथ भी खोल दिए जाएंगे। मैं तुम्हें नंबर मिला देता हूँ, तुम रॉडिस से बात करो। इमरान ने नंबर डायल किए और लाउडर का बटन ऑन कर दिया। हेलो, रीटा जूलियन है। कर्नल रॉडिस है। तुम कहाँ हो रीटा? मैं कब से तुम्हारी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खात्मे में मसरूफ़ थी चीफ। मेरा इरादा था कि इन सबका खात्मा करके आपको इत्तला दूंगी। यू मीन के पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का दूसरा ग्रुप? नो चीफ, यहाँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। ये इमरान और उसके साथियों का ही ग्रुप है जिसके बारे में आपने कहा था कि टेरिस और एंटोनियो उन्होंने हलाक कर दिया और उनकी लाशें बर्की भट्टी में जलाकर राख कर दी गई हैं। ये तुम क्या कह रही हो? क्या वाकई इमरान जिंदा है? यस चीफ। ओह, तुम ऐसा करो, फ़ौरन हेडक्वार्टर आ जाओ, मुझे सारी तफसीलात बताओ और ये भी बताओ कि अब इमरान उसके साथी कहाँ हैं और तुमने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। मैं बेस कैंप की मशरक़ी दीवार के करीब मौजूद हूँ। आप हेडक्वार्टर का मशरक़ी दरवाज़ा खोलते ताकि मैं अंदर आपके पास आ जाऊँ। ठीक है, तुम्हारी आवाज़ चुके कंप्यूटर नौके करती इसलिए मैं दरवाज़ा खुलवाता हूँ। ओके। इसके साथ ही इमरान ने लाइन काट दी। चंद लम्हों बाद ही हेलीकॉप्टर से कुछ फासले पर दीवार की जड़ में हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ एक छोटा सा खला नमूदार हुआ। इमरान ने बिजली की सी तेज़ी से रीटा की कनपट्टी पर मुड़ी हुई उंगली का हुक्म मारा तो रीटा वहीं चीख मारकर बेहोश हो गई। आओ, हमने इस खला के बंद होने से पहले अंदर दाखिल होना है। आप अकेले अंदर हो आए, हम बाहर रुकते हैं, कहीं को अचानक इस तरफ ना आ जाए। सफदर ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि किसी भी लम्हे राज खुल सकता है और हम इकट्ठे ज़्यादा बेहतर अंदाज में जद्दोजहद कर सकते हैं। इसको तो गोली मार दें। तनवीर ने रीटा की तरफ इशारा किया। इसकी वजह से तो हमारी वापसी होगी। आओ, असलहा ले लो, हमने फौरी कार्रवाई करनी है। इमरान ने कहा और हेली से उतरकर तेज़ी से दौड़ता हुआ खला में बढ़ता चला गया। उसके पीछे उसके साथी भी थे। थोड़ी देर बाद वो खला में गुजरकर एक दूसरे कमरे में पहुंच गए। उसी लम्हे इमरान ने रॉडिस को उस तरफ आते देखा तो बेख्तियार उछला। इससे पहले कि रॉडिस को समझता, इमरान ने उस पर झपट्टा मारा और उसे यकलक बाजू से पकड़कर सीने से लगा लिया। ये क्या मतलब? ये क्या कर रहे हो तुम? सब कुछ पता चल जाएगा, पहले ये बताओ कि यह खला बंद कैसे होगा। इसकी साइड पर जड़ में ईंट उभरी हुई है, उस पर पाँव मारो तो ये बंद हो जाएगा। मगर तुम हो कौन?
इमरान ने सफदर को इशारा किया। सफदर ने बिजली से तेजी से आगे बढ़कर खला बंद कर दिया। अब बताओ हेडक्वार्टर में कितने आदमी हैं? 20। मगर तुम कौन हो और रीटा कहाँ है? कर्नल की हालत ख़राब हो गई। तुम सब जाकर उन 20 अफराद को ऑफ कर दो और कर्नल मॉर्गन जहाँ दिखाई दे उसे हाफ ऑफ कर देना। जल्दी करो, मैं इस दौरान इससे मजीद पूछगछ करता हूँ। इमरान ने कहा तो वो चारों सर हिलाते हुए दरवाज़ा खोलकर गायब हो गए। कर्नल मॉर्गन कहाँ है? ओह, तो तुम इमरान हो? मगर सुनो कर्नल, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो वो फिल्म हमारे हवाले कर दो। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। इमरान ने यकलक बाजू उसकी गर्दन से हटाकर उसे जोर से धक्का दिया तो कर्नल उछलता हुआ चीख कर मुंह के बल नीचे गिरा। इमरान की लात हरकत में आई। कर्नल की कनपट्टी पर एक ही ज़रब पड़ी और उसे बेहोशी तारी हो गई। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और तनवीर अंदर आया। अंदर 20 अफराद थे, सबको हलाक कर दिया गया है। और मॉर्गन, वो किधर है? उसे तलाश किया जा रहा है। ठीक है, इसे उठाओ और चलो। तनवीर ने आगे बढ़कर रॉडिस को उठाया और फिर इमरान उस दरवाजे से गुजरकर एक राहदारी से होता हुआ एक बड़े हॉल नुमा कमरे में पहुंचा। यह हॉल इंतहाई कीमती मशीनरी से पुर था। फर्श पर 20 अफराद की लाशें पड़ी थी। इमरान कैबिन में पहुंचा तो वहाँ एक कद्दे आदम मशीन भी मौजूद थी एक तरफ। इमरान मशीन को देखते ही चौंक पड़ा। वो कुछ देर तक गौर से उसको देखता रहा, फिर उसने उसे ऑपरेट करना शुरू किया तो मशीन में जिंदगी की लहर सी दौड़ गई। उस पर लगे हुए बटन तेजी से जलने बुझने लगे। फिर सुर्ख रंग का एक बड़ा बल्ब जला और बुझ गया। इसके साथ ही मशीन के तमाम बल्ब भी बुझ गए। उसी लम्हे इमरान के बाकी साथी वहाँ गए। सफदर के कंधे पर एक आदमी था। उसे देखकर इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभरा क्योंकि वो कर्नल मॉर्गन था। सफदर ने कर्नल को जमीन पर पड़े कर्नल रॉडिस के साथ लिटा दिया। मैंने इस हेडक्वार्टर को सील कर दिया। अब इस पर एटम बम भी असर नहीं करेगा और ना ही इसे बाहर से किसी सूरत खोला जा सकेगा। लेकिन हमने बाहर भी तो जाना है। तो मिस रीटा जूलियन को भी साथ ले आते तो उसे भी होश में ला सकते थे हम। तनवीर ने कहा, रीटा को मैं जानबूझ के साथ नहीं लाई क्योंकि अगर हमारे निकलने में कोई मुश्किल पेश आई तो रीटा ही हमारे काम आएगी। क्या मतलब? वो कैसे काम आ सकती है? सालिया ने पूछा। ये फौजी बेस कैंप है। यहाँ तमाम कंट्रोल फौजियों के पास है और फौजियों को वो बात समझ में नहीं आ सकती जिसे डार्क स्काई वाले फौरन समझ जाएंगे। बहरहाल बात की बात है। तुम लोग पूरे हेडक्वार्टर को चेक करो। मैं कर्नल मॉर्गन से मालूम करता हूँ कि फार्मूला कहाँ है। इमरान ने कहा और उस कैबिन से बाहर आ गया। इस मशीन को तबाह कर दिया जाए। तनवीर ने कहा, अभी नहीं। कर्नल रॉडिस और मॉर्गन को इसकी तबाही की धमकी तीर की तरह सीधा कर देगी। फिर इमरान ने फर्श पर पड़े हुए मॉर्गन का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद ही लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत के आसार नुमाया हुए और उसने आंखें खोल दी। इमरान ने अपने पाँव उसकी गर्दन पर रख दिया। उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार उभर आए। इमरान ने पैर वापस हटाया। कहाँ है वो फार्मूला? बोलो, कहाँ है? वो मैंने हार्ड लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर शेफर्ड को दे दिया था। उसकी रिहाइश कम है। कर्नल मॉर्गन ने रुक रुक कर कहना शुरू किया जैसे अल्फाज लाशोरी तौर पर उसके मुंह से निकल रहे हों। इमरान बुरी तरह उछल पड़ा। क्या मतलब? चीफ सेक्रेटरी ने तो बताया था कि तुम माइक्रोफिल्म का कोड ओपन कराकर उसे इस हेडक्वार्टर में लाए थे ताकि फार्मूले का प्रिंट बना सको और उसकी कॉपी कर सको। हाँ, मेरा इरादा यही था, लेकिन वो मास्टर फिल्म थी जिसका प्रिंट तो बनाया जा सकता था लेकिन उसे कॉपी नहीं किया जा सकता था। प्रिंट बनाने के लिए स्पेशल प्रिंटर मशीन की ज़रूरत थी जो इस हेडक्वार्टर में मौजूद है। मैंने चीफ सेक्रेटरी से इस बात की इजाज़त ली थी। मैं हेडक्वार्टर आ रहा था तो मुझे याद आया कि प्रिंटर मशीन ख़राब है, इसलिए मैंने रास्ते से गाड़ी मोड़ी और माइक्रोफिल्म डॉक्टर शेफर्ड को पहुँचा दी। वो खुद ही अब प्रिंट हासिल कर लेगा और फिर इसके बाद मैं यहाँ आ गया। इमरान को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। जिस फिल्म के लिए इस कदर तगदो करते हुए यहाँ पहुँचे थे वो यहाँ नहीं थी। डॉक्टर शेफर्ड का घर कहाँ है? जल्दी बताओ। गैज़ाब ख़त्म करो, मैं बताता हूँ। प्लीज़ अपना पाँव पीछे हटाओ। इमरान ने फ़ौरन पैर पीछे हटा लिया। कर्नल मॉर्गन ने बेख्तियार लंबे लंबे सांस लिए। फिर इमरान ने झुककर उसे बाजू से पकड़ा और एक झटके से पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। बोलो वरना। उसने डॉक्टर शेफर्ड का पता बताना शुरू कर दिया। सुनो, तुम्हारे सब साथी हलाक हो चुके हैं, इसलिए अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो सच बता दो वरना तुम्हारा अंजाम भी भयानक होगा। मुझे मत मारना, फॉर गॉड सेक मुझे मत मारो, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने सच बताया है। इमरान को यकीन होगा कि वो सच बोल रहा है। दूसरे लम्हे उसका हाथ हरकत में आया और कर्नल के हलक से जोरदार चीख निकली। वो उलट कर गिरा और साकित हो गया। क्या हुआ? फार्मूला मिला? उसके साथी वहाँ गए। नहीं। क्या मतलब नहीं? क्या फार्मूला कर्नल मॉर्गन के पास नहीं है? सफदर ने हैरत से पूछा तो इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी। उन्हें भी धचका लगा। अब क्या करना है? इस मिशन ने तो हमें तिगनी का नाच नचा के रख दिया है। रात का वक्त है। अभी मैंने डॉक्टर शेफर्ड की रिहाइश का पता मालूम कर लिया। हमें यहाँ से निकलकर फ़ौरन वहाँ जाना है। मुझे यकीन है कि फार्मूला वहाँ से हमें मिल जाएगा। इस हेडक्वार्टर को क्या करना है? तनवीर ने पूछा। यहाँ असलहे का स्टोर है। हाँ, मैंने देख लिया, यहाँ काफ़ी बड़ा असलहे का स्टोर मौजूद है। तो जाओ वहाँ मेगा ब्लास्टर ऑपरेट करके स्टोर में रख दो ताकि पूरा हेडक्वार्टर उड़ जाए। हेडक्वार्टर के साथ बेस कैंप भी उड़ जाएगा तो परवाह नहीं। ओके। सफदर वहाँ से चला गया। इन दोनों को गोलियाँ मार दो।
عمران نے جولی اور صالحہ سے کہا اور تیزی سے اس روم سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات تھے۔ ابھی وہ ہال کے درمیان ہی پہنچا تھا کہ کیبن میں فون کے بیل بجنے کی آواز آئی۔ عمران تیزی سے دوڑتا ہوا کیبن میں داخل ہو گیا۔ فون میز پر تھا۔ عمران اسے پہلے چیک کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی منسلک وائس چیکر کمپیوٹر بھی دیکھ لیا تھا، لیکن اس وقت چونکہ وہ خود فون اٹینڈ کر رہا تھا اس لیے اسے وائس چیکر کی پرواہ نہیں تھی۔ ہلو، کرنل روڈس ہے؟ عمران نے روڈس کی آواز میں کہا۔ ہلو، ریٹا جولین بول رہی ہوں چیف۔ ہاں بولو۔ تم کرنل روڈس نہیں، تم عمران ہو۔ مجھے معلوم ہے تم عمران ہو، میں نے خود تمہیں اندر جاتے دیکھا تھا۔ میں اس وقت ہیلی میں نیم بےہوشی کے عالم میں تھی۔ تو پھر تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیا اسے روکنا تمہاری ذمہ داری نہیں؟ بہرحال وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کرنل روڈس ہیں تو فوراً ہیڈ کوارٹر کا مین گیٹ اوپن کریں، ہم اندر آ کر خود چیکنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں کرنل روڈس ہی ہوں، سمجھی؟ آئندہ مجھ پر شاؤٹ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ یہاں پاکیزی ایجنٹ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، اور مین گیٹ سیلڈ ہے۔ جب تک کام مکمل نہیں ہوگا مین گیٹ نہیں کھل سکتا۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ ریٹا کو ساتھ لے آتے یا اسے گولی مار دیتے، اب بھگتو۔ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ جولیا اور صالحہ کے ہاتھوں میں مشین پسٹل تھی۔ دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی ہال میں کرنل روڈس اور کرنل مارگن کے بے ہوش پڑے جسم بری طرح سے پھڑکے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ اب یہاں سے باہر کیسے جائیں گے؟ باہر تو پوری فوج موجود ہوگی۔ جولیا نے پریشان لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، میں نے اسلحے کے اسٹور میں میکا پاور بم لگا دیا ہے۔ اسی لمحے صفدر نے اندر آ کر کہا تو عمران نے اس بات میں ذرے لایا۔ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ یس، ریٹا جولین ہے۔ عمران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میں علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن، بزبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں۔ کرنل روڈس اور اس کے سب ساتھی یہاں بے ہوش پڑے ہیں۔ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم ہو عمران؟ ہاں، میں عمران ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ ہم نے اس پورے ہیڈ کوارٹر اور بیس کیمپ کو بلاسٹ کرنے کا انتظام کر لیا ہے۔ میں اگر چاہتا تو وہیں ملٹری ہیڈ کوارٹر میں تمہیں کرنل ڈرمن اور میجر فرانسو کے ساتھ گولی مار دیتا، لیکن اگر چاہتا تو تمہیں اپنے ساتھ ہیڈ کوارٹر میں لے آتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم ان فوجیوں سے زیادہ سمجھدار ہو۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ یہ انتہائی قیمتی ہیڈ کوارٹر اور بیس کیمپ اور یہاں موجود ہزاروں فوجی زندہ بچ جائیں تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دو۔ اس کے بعد تم سے جو ہو سکے کر لینا۔ تم یہاں سے بچ کر کسی صورت بھی نہیں جا سکتے۔ اسے چھوڑو، یہ ہمارا کام ہے، تم اپنی بات کرو، ہاں یا نہ؟ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو بچا سکتی ہوں اگر تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ نہیں۔ اگر واقعی تم بے بس ہو چکی ہو تو پھر بیس کیمپ سے نکل جاؤ۔ میں تمہیں طے خلوص سے یہی مشورہ دے سکتا ہوں۔ سن عمران، تم جیسا کہو گے میں ویسے ہی کروں گی، لیکن تمہیں بہرحال گرفتاری دینا ہوگی، ایک شرط پر، کہ یہ گرفتاری تم کرو اور ہمیں فوج کے حوالے نہ کیا جائے۔ ایسا ہی ہوگا؟ اور یہ سن لو کہ میرا وعدہ کہ میں تمہیں بچا لوں گی۔ ریٹا نے پرخلوص لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اوکے، آئی بلیو یو۔ تم ہیلی لے کر مشرقی گیٹ پر پہنچو، ہم تمہیں اسکرین پر چیک کرے ہیں۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ ریٹا ہمارے کام آ سکتی ہے۔ وہ پوری فوج کو ہم پہ چڑھا دے گی اور پھر ہیلی کو بھی میزائلوں سے اڑایا جا سکتا ہے۔ یو ڈونٹ وری صفدر، ریٹا ہمارے ساتھ ہوگی، جبکہ ہم یہ مائکرو فلم بھی حاصل نہیں کر سکے تو ریٹا کی وجہ سے ہمارا ہیلی فضا میں تباہ نہیں کیا جائے گا۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے اس بات میں زر ہلا دیا۔ پھر وہ اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں سے وہ راستہ باہر جاتا تھا۔ عمران نے دیوار کی جڑ میں ابھری ہوئی اینٹ پر پیر مارا تو راستہ کھل گیا۔ عمران نے سر نکال کر باہر دیکھا۔ میدان ویران تھا۔ ہم باہر نکل کر دیوار کی جڑ میں نہ لٹ جائیں، صفدر نے کہا۔ نہیں، پھر بتاؤ کیا کرنا ہے؟ انتظار۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار کرتے رہ جائیں اور سب کچھ ختم ہو جائے۔ جولیا نے کہا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہمیں ضرور اس مشکل سے نکال لے گا۔ سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ وہ سب عمران کے ساتھ بیرونی خلا کی سائڈ دیوار کی طرف آ گئے۔ عمران باہر جھانکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گن شپ ہیلی کو خلا کی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ ہوشیار ہو جاؤ، اب ہم حقیقتاً دہکتی ہوئی آگ میں کودیں گے۔ اوکے۔ تھوڑی دیر بعد گن شپ ہیلی خلا کے قریب آ کر رکا۔ عمران نے سامنے سے چیک کر لیا تھا کہ ہیلی میں ریٹا اکیلی ہے، لیکن جب ریٹا سوراخ کے قریب آئی تو عمران نے اسے اندر آنے کا کہا۔ پہلے تو ریٹا نے اندر آنے سے انکار کیا، لیکن پھر عمران کی بات مان کر آمادہ ہو گئی۔ عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا، اور جیسے ہی ریٹا اندر داخل ہوئی عمران کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور ریٹا کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی۔ وہ ایک ہی ضرب میں ڈھیر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی، جولیا نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا اور آرام سے زمین پر لٹا دیا۔ عمران کے اشارے پر صفدر ریٹا کو کندھے پر اٹھا کر ایک ایک کر کے وہ سب خلا سے باہر نکلا۔ عمران واپس مڑا اور تیزی سے واپس اندر داخل ہوا۔ اس نے ابھری ہوئی اینٹ پر پیر مارا، اس کے ساتھ ہی اس نے عقب میں چھلانگ لگا دی۔ تیزی سے بند ہوتے ہوئے خلا سے باہر آ گیا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ یقیناً اس میں پھنس کر کچلا جا سکتا تھا۔ یہ راستہ یا تو مشین سے کھولا جا سکتا تھا یا پھر اندر سے اس اینٹ کی مدد سے۔ باہر سے اسے کھولنے یا بند کرنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، اور وہ اس راستے کو کھلا نہیں رہنے دینا چاہتا تھا تاکہ اندر موجود میگا بلاسٹر کو چیک نہ کیا جا سکے۔ وہ دوڑتا ہوا ہیلی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی پہلے ہی بیٹھ گئے تھے، جبکہ ریٹا عقبی سیٹ کے پیچھے خالی جگہ پر بے ہوش پڑی تھی۔ چند لمحوں بعد ہیلی فضا میں بلند ہوا، لیکن عمران نے اسے دیوار سے اوپر لے جانے کی بجائے تھوڑا سا اوپر لے جا کر مغرب کی طرف تیزی سے آگے بڑھانا شروع کر دیا۔
ابھی وہ تھوڑے آگے گیا تھا کہ اچانک اس نے گن شپ ہیلی کو بجلی کسی تیزی سے سائڈ پر کیا اور خوفناک سیٹی کی آواز پیدا کرتا میزائل ہیلی کے قریب سے نکل کر آگے زمین سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ میگا بلاسٹر آپریٹ کرو، عمران نے تیزی سے کہا۔ اسی لمحے ہیلی ایک اور میزائل کی زد میں آتے آتے بچا۔ اوہ ویری بیڈ، یہ تو ریٹا جولین کو بھی ہلاک کر دینا چاہتا ہے، جلدی کرو، میگا بلاسٹر آپریٹ کرو، عمران نے تیزی سے کہا۔ وہ ہیلی کو مسلسل دائیں بائیں کرتا ہوا آگے بڑھائے لیے چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک اور میزائل کی مخصوص آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ہیلی گھمایا اور تیزی سے نیچے کی طرف لیتا چلا گیا۔ ہیلی سے کودنے کے لیے تیار ہو جا، عمران چیخا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کو اس انداز میں زمین کی طرف کر دیا کہ سب کے سانس رک گئے۔ زمین کے قریب پہنچ کر عمران نے ایک جھٹکے سے ہیلی کو اوپر اٹھایا اور پھر اس نے زمین پر لینڈ کر دیا۔ اسی لمحے صفدر نے چارجر کا ریڈ بٹن پریس کر دیا۔ اچانک انہیں عقب میں گڑگڑاہٹ کی تیز آوازیں سنائی تھیں اور اس کے ساتھ ہی خوفناک دھماکوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو کورنٹو بیس کیمپ پر گرد اور دھوئیں کے بادل چھاتے چلے جا رہے تھے اور بیس کیمپ کی فصیل نما اونچی دیوار کے پرکھچے چوڑ گئے تھے۔ ہیڈ کوارٹر کا اسلحہ اسٹور تباہ ہو رہا ہے، نکلو یہاں سے جلدی، عمران نے کہا تو وہ سب تیزی سے ہیلی سے چھلانگ لگا کر مخالف سمت میں دوڑنے لگے۔ تیز بھاگو، ابھی گن شپ ہیلی کاپٹر یا جیپس یہاں پہنچ جائیں گی، عمران نے آگے بھاگتے ہوئے کہا اور سب اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ دور دور تک خالی میدان تھا اور اس وقت وہ جس پوزیشن میں تھے ان کے بچ نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اچانک انہیں اس دھوئیں اور گرد میں ایک گن شپ ہیلی کی آواز آئی۔ او زگ زیگ انداز میں دوڑو، جلدی کرو، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک منی میزائل گن نکالی اور اس کا رخ کافی بلندی پر آنے والے ہیلی کی طرف کر دیا۔ وہ رک گئے جبکہ اس کے ساتھی مسلسل دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ہیلی چند لمحوں میں تقریباً عمران کے سر پہ پہنچ گیا۔ عمران نے یکلخت ہوتا کھایا اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کی گن سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھاڑ سے وہ بال بال بچا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے منی میزائل گن کا بٹن دبا دیا اور گن سے منی میزائل نکلا اور پلک جھپکتے میں فضا میں حرکت کرتے ہیلی سے ٹکرا گیا۔ دوسرے لمحے ہیلی کے پرکھچے چھوڑ گئے۔ دوڑو، نکلو یہاں سے، عمران نے اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچ کر کہا۔ انہیں احساس تھا کہ عمران پیچھے رک گئے، اس لیے وہ بھی رک گئے تھے۔ میں ایک جیپ کو نشانہ بناتا ہوں، اچانک انہیں جرم کی جانب سے دو جیپیں اپنی طرف بڑھتی دکھائی دی تھیں۔ یہ دونوں فوجی جیپیں تھیں اور دوسری کو صحیح سلامت پکڑنا پڑے گا، عمران نے کہا اور ایک بار پھر اس نے جیب سے منی میزائل گن نکال لی۔ جیپیں اب کافی قریب آ چکی تھیں، ان کی اسپیڈ خاصی تیز تھی کہ عمران نے رک کر آگے آنے والی جیپ کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ میزائل نکل کر جیپ سے ٹکرایا اور دوسرے لمحے اس کے پرزے فضا میں بکھرتے چلے گئے۔ اس کے پیچھے آنے والی جیپ میں سائڈ پر ہو کر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ عمران کے ساتھیوں نے اس پر فائرنگ شروع کر دی، لیکن جیپ مسلسل آگے بڑھتی چلی گئی۔ مشین پسٹل کی گولیوں کا اس کی باڈی پر اثر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے عمران نے ایک بار پھر منی میزائل گن استعمال کی اور اس جیپ کا بھی پہلی والی جیپ کا حشر ہوا۔ مجبوری تھی، یہ ہمیں ہلاک کر دیتے، ادھر دوڑو جہاں سے یہ جیپیں آ رہی تھیں، شاید ادھر فوجی چیک پوسٹ ہے۔ عمران کے ساتھیوں نے رخ بدلا اور ادھر دوڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ بیس کیمپ سے کافی دور نکل آئے تھے، لیکن بیس کیمپ میں ہونے والے دھماکوں کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھیں۔ اچانک عمران ٹھٹک کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ اس کے ساتھیوں نے بھی رکتے ہوئے کہا۔ دائیں طرف دیکھو، آئی تھنک کوئی جیپ موجود ہے وہاں۔ سب ادھر دیکھنے لگے۔ جیپ ایک نقطے جیسی نظر آ رہی تھی۔ ہاں یہ جیپ ہے اور اس کے ساتھ ایک خیمہ بھی ہے، صفدر نے کہا۔ چلو جلدی کرو، ادھر بھاگو۔ وہ سب اس طرف جانے لگے۔ اب واقعی جیپ اور چھوٹا سا خیمہ واضح طور پر نظر آنے لگ گئے تھے، لیکن وہاں کسی قسم کی نقل و حرکت کے آثار نہیں تھے۔ وہ سب جیپ کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے پھیل کر خیمے کا محاصرہ کر لیا، لیکن نہ خیمے سے باہر کوئی آدمی آیا اور نہ ہی جیپ کے گرد کوئی تھا۔ خیمے کا پردہ باہر سے بندھا ہوا تھا۔ عمران نے جھٹکا دے کر سائڈ کا بند توڑا اور اندر داخل ہو گیا۔ خیمہ خالی تھا، شاید اسے کسی افسر نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ وہاں شراب کی بوتلیں اور کھانے پینے کا مخصوص سامان اور پانی کی بوتلیں تھیں۔ یہاں کچھ نہیں ہے، چلو۔ وہ سب باہر آ گئے اور پھر جیپ میں سوار ہو گئے۔ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ڈیش بورڈ کے نیچے جھکا۔ اس نے ایگزیشن کی تاریں توڑی اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملانے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد جیپ سے سٹارٹ ہو گئی۔ وہ سب لوگ جیپ میں سوار آگے بڑھتے چلے گئے۔ پانی کی بوتلیں وہ اٹھا کر لے آئے تھے۔ دھیان رکھنا، کسی بھی لمحے ہمیں گھیرا جا سکتا ہے۔ یو ڈونٹ وری عمران صاحب، ہم چیک کرے ہیں، صفدر نے کہا۔ فیول بھی ہے اس میں یا اسے چھوڑنا پڑے گا؟ جولیا نے پوچھا۔ فیول ٹینک فل ہے، جولیا نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس میدان کو کراس کر گئے تھے اور انہیں ایک آبادی نظر آنے لگی۔ اس سے پہلے ایک بڑی سڑک بھی تھی۔ پھر عمران نے جیپ کے سڑک پر پہنچتے ہی جیپ کا رخ آبادی کی مخالف سمت موڑ دیا۔ عمران صاحب، گن شپ ہیلی کا اسکواڈ آ رہا ہے میدان کی طرف سے، شکیل نے کہا۔ ہاں میں نے چیک کر لیا ہے، اللہ مالک ہے، عمران نے کہا۔ مجھے امید ہے یہ لوگ اسے عام سی جیپ سمجھ کر آگے نکل جائیں گے۔ اور پھر واقعی ایسا ہوا۔ وہ لوگ آگے آبادی کی طرف بڑھ گئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک کافی بڑا قصبہ نما شہر کے آثار شروع ہوگا تو سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی سے انہیں معلوم ہوا کہ وہ شہر آئیوٹ میں پہنچے ہیں۔ عمران نے جیپ کی رفتار کم کی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے جیپ روک دی۔ وہ سب نیچے اور پھر علیحدہ علیحدہ ہو کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ عمران صاحب، اس مشن میں جتنی بھاگ دوڑ کرنا پڑی ہے شاید اتنی بھاگ دوڑ پہلے کبھی نہیں کرنی پڑی۔ ہاں صفدر، اس بار حقیقتاً قسمت نے ہمارا ساتھ دیا، ورنہ ہم سب بری طرح پھنس گئے تھے۔ یو آر رائٹ،
अभी वो थोड़ी दूर गए कि अचानक उन्हें अपने सर पर एक गन चिप हेली की तेज आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि वो कुछ करते अचानक हेली नमूदार हुआ और उसके नीचे लगी हुई गनें आग उगलने लगी। दूसरे लम्हे इमरान और उसके साथियों के मुंह से जोरदार चीख निकली और वो उछल उछल कर गिरते चले गए। गन चिप हेली ने आखिरकार उन्हें हिट कर दिया था और अब वो सब मुर्दों की तरह पड़े दिखाई दे रहे थे। हेली फायरिंग करता हुआ आगे निकल गया और फिर वो यू टर्न लेकर मुड़ा ही था कि उसी लम्हे इमरान ने सर उठाया। उसने जेब से मिनी मिसाइल गन निकाली और उसका रुख हेली की तरफ किया और बटन दबा दिया। गन से एक मिसाइल निकला और हेली के पर खच छोड़ते चले गए। हेली को तबाह होते देखकर इमरान ने सर नीचे डाल दिया और उसकी आंखें बंद हो गई। उसी लम्हे एक और हेली की आवाज़ आई, फिर एक और। गनशिप हेली गड़गड़ाता हुआ वहां पहुंच गया। हेलीकॉप्टर कुछ देर तक उन सबके ऊपर फिजा में मौलिक लगा और फिर मुड़कर तेजी से एक तरफ को बढ़ता चला गया। इमरान और उसके साथी खत्म हो गए सर। मैंने खुद एक गनशिप हेली को उन पर फायर करते देखा था जब वो डीएस हेडक्वार्टर और बेस कैंप को तबाह करके भाग रहे थे। उनमें से शायद ही कोई आदमी जिंदा बचा हो। मरते मरते भी मिनी मिसाइल गन से हमला करने वाले हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया था। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच गई और मैंने मैदान में सबकी लाशें अपनी आंखों से देखी थी। रीटा ने चीफ सेक्रेटरी को मुखातिब करके कहा। वो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी के खुसूसी कमरे में उसके सामने बैठी थी। तुमने अगर उनकी लाशें देखी थी तो फिर तुमने अपना हेली लैंड क्यों नहीं किया और उनकी लाशें को चेक क्यों नहीं किया? चीफ सेक्रेटरी सर जैकब ने गुस्से से कहा। उन सबको गोलियां लगी थी लेकिन मरते मरते जिस तरह इमरान के एक साथी ने गनशिप को मिनी मिसाइल गन से निशाना बनाया था उससे मैं परेशान हो गई, इसलिए मैंने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा। बाद में मैंने वहां अपने आदमियों को भेजा तो कोई लाश नहीं थी। शायद उनकी लाशें करीबी मौजूद जंगल के जानवर उठा के लेकर थे। रीटा ने सर जैकब को यकीन दिलाया। जब तक मैं इमरान की लाश अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा उसकी बात को यकीन नहीं करूंगा। और ये भी तो पॉसिबल है कि उनका कोई साथी बच गया हो और वही उन सबकी लाशें उठाकर ले गया हो। सर जैकब ने गुस्से से कहा। नो सर, जिस तरह वो गोलियों से हिट हुए थे उनका बचना पॉसिबल नहीं है। मुझे यकीन है कि अब तक वो जंगली जानवरों की खुराक बन गए होंगे। जो भी है, वो लोग हेडक्वार्टर में दाखिल होने में कामयाब हो गए और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हेडक्वार्टर में जाकर उन्होंने ना सिर्फ कर्नल रॉडर्सबर्ग के वॉगन को भी हलाक कर दिया और फिर उन्होंने हेडक्वार्टर के असलहे के डिपो को भी ब्लास्ट कर दिया। इसके नतीजे में बेस कैंप भी उड़कर हर तरफ तबाही फैल गई। सर जैकब ने गुस्से में कहा। यस सर, ये वाकई गलत हुआ लेकिन ये सब कर्नल मॉर्गन और कर्नल रॉडर्स की गलती थी। रॉडर्स को उनके लिए अंदर से हेडक्वार्टर का रास्ता ओपन नहीं करना चाहिए था। रीटा ने तमाम इल्ज़ाम उन दोनों पर डालते हुए कहा। उसने सर जैकब को यही बताया था कि इमरान और उसके साथ ही कर्नल डर्मन का गनशिप हेली लेकर बेस कैंप के ऊपर से होते हुए हेडक्वार्टर के मशरकी खुफिया रास्ते के बाहर पहुंच गए थे और फिर इमरान ने कर्नल डर्मन की आवाज़ में रॉडर्स को किसी तरह दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर दिया था। चूँकि वो सब हलाक हो गए थे इसलिए उसकी बात की चीफ सेक्रेटरी साहब तस्दीक नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें रीटा की हर बात पर यकीन करना पड़ रहा था। उनकी लाशें तलाश करो, जब तक वो नहीं मिलते मैं यकीन नहीं करूँगा। और ये भी हो सकता है वो सिर्फ जख्मी हुए हों और वहाँ से जख्मी हालत में निकल गए हों, लेकिन उनके पास तो कारें नहीं थी। अगर वो जख्मी हालत में पैदल ही कहीं गए होंगे तो उन्हें आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। मेरा ग्रुप अब पूरे क्वारंटाइन में उन्हें सरगर्मी से तलाश कर रहा है। अगर वो लोग जख्मी हालत में कहीं जाकर छुप गए हैं तो वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, ज़्यादा देर तक वो छुप भी नहीं सकेंगे। ओके फाइन, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था ताकि सही सूरत हाल मालूम कर सकूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि उन्हें जिंदा या मुर्दा हालत में तलाश करो। अगर तुम कामयाब हो गई तो आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें डार्क स्काई का चीफ बना दूंगा। जैकब ने कहा तो रीटा जूलियन का चेहरा खुशी से खिल उठा। शुक्रिया जनाब, ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ होगा। ये डोंट वरी, मैं जल्दी इमरान और उसके साथियों को ढूंढकर जिंदा या मुर्दा आपके सामने पेश कर दूंगी। ठीक है, यू कैन गो नाउ। रीटा ने उठकर उसे सलाम किया और वापस चली गई। वो अपने मखसूस हेडक्वार्टर में आ गई। रॉडिस और मॉर्गन चूँकि हलाक हो गए थे इसलिए आवारजी तौर पर वो ब्लैक स्काई की चीफ बना दी गई थी। चूँकि उसका ग्रुप हेडक्वार्टर और बेस कैंप में ना गया था इसलिए वो सब उसके साथ थे। वो भी अगर ऑफिस में बैठी थी कि मेज़ पर रखी फ़ोन की घंटी बजी। यस जॉनसन है मदाम, मैंने इमरान और उसके साथियों का सुराग लगा लिया है। उसके नंबर 2 की आवाज़ आई। क्या क्या मतलब? क्या वो सब अभी तक जिंदा है? पर किस तरह? जल्दी बताओ। मदाम, मैंने एक तिब्बी मरकज़ के एम्बुलेंस ड्राइवर का खोज लगाया है। ये तिब्बी मरकज़ रॉम्बो के इलाके में ही है। ये कॉर्नेटो का करीब तरीन कस्बा है। ड्राइवर ने मुझे बताया कि उसने 5 शदीद ज़ख्मी और एक कदरे कम ज़ख्मी अफराद को रॉम्बो के तिब्बी मरकज़ से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुँचाया है। ओह, तो ये लोग वहाँ छुपे हुए हैं, इसलिए पूरे शहर में कहीं नज़र नहीं आ रहे। ओके, तो वैसा करो कि ग्रुप लेकर वहाँ पहुँचो, मैं खुद भी आ रही हूँ। रीटा ने कहा। रिसीवर रखकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज़ रफ्तारी से अस्पताल की तरफ जा रही थी। ये गांव से अस्पताल था जिसका इंचार्ज डॉक्टर वेक्टर था। जैसे ही रीटा अस्पताल के बाहर पहुंची जॉनसन उसके पास आ गया। तुम्हारे साथी कहाँ? बाहर मौजूद है, उन्हें अंदर बुलाओ। रीटा ने कहा। थोड़ी देर बाद जॉनसन के 20 मुसल्लह साथी उनके पास आ गए तो वह अस्पताल में दाखिल हुए। रीटा के कहने पर जॉनसन ने अस्पताल इंतजामिया को अपने आने की कोई इत्तला नहीं दी थी, इसलिए वहाँ मौजूद तमाम डॉक्टर्स और मुलाजिम मुसल्लह अफराद देखकर हैरान रह गए। फिर उनमें सरासिमगी फैल गई। इंचार्ज डॉक्टर विक्टर को शायद उनके अस्पताल में दाखिल होते ही इत्तला मिल चुकी थी, इसलिए जब ये उसके ऑफिस के करीब पहुंचे तो बूढ़ा डॉक्टर विक्टर खुद ही दफ्तर से बाहर आ गया। हम सरकारी अफराद हैं, खुफिया एजेंसी से हमारा ताल्लुक है और हमें इत्तला मिली कि यहाँ अस्पताल में कुछ मुजरिम मौजूद हैं। रीटा ने कहा। मुजरिम और यहाँ? ये जेल तो नहीं, यहाँ तो सिर्फ मरीज हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस।
हमें इत्तला मिली कि चंद बैरुल अक़वामी मुजरिम जो शदीद ज़ख्मी भी हैं रोम्बो के तिब्बी मरकज़ से एम्बुलेंस के ज़रिए यहाँ लाए गए हैं। रोम्बो का तिब्बी मरकज़ तो हमारे अस्पताल के साथ मुंसलिक है, इसलिए वहाँ से मरीज़ तो आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ इसी इलाके के मरीज़ ही आते हैं। वैसे आप हजरात बेशक मरीज़ों को चेक कर लें, डॉक्टर ने कदर नाखुशगवार लहजे में कहा। फिर रीटा और उसके साथियों ने अस्पताल के तकरीबन तमाम वार्ड्स, खुसूसी कमरे, हत्ता के डॉक्टर्स और नर्सेज के प्राइवेट रूम चेक कर लिए। जिस मरीज़ पर उन्हें शक पड़ता, रीटा का नंबर 2 जॉनसन जदीद तरीन मेकअप वॉशर से उसे मजीद चेक करता, लेकिन 1 घंटे की मुसलसल और अनथक मेहनत के बावजूद इमरान और उसके साथियों का कोई सुराग न लगा तो रीटा ने तंज़ीह अंदाज में जॉनसन की तरफ देखा। वो लोग लाजमन यहीं होंगे, हो सकता है यहाँ खुफिया कमरे या तहखाने हों। जॉनसन ने होंठ चबाते हुए कहा। रीटा बुरी तरह चौंकी। उसने एक बार फिर पूरे अस्पताल का राउंड लगाया। वो तहखानों का जायजा लेना चाहते थे, लेकिन कहीं भी उसे फ़न तामीर के लिहाज से कोई आसार नजर न आए। लेकिन वो इतना भी जानती थी कि अस्पताल का डिज़ाइन खुसूसी तौर पर इस किस्म का होता है कि वहाँ तहखानों को आसानी से छुपाया जा सकता है कि फ़न तामीर के लिहाज से उन्हें चेक ना किया जा सके। अब आपकी तसल्ली हो गई मदाम, डॉक्टर ने कदरे तंजिया लहजे में कहा। आपके ताउन का शुक्रिया। क्या हम आपके दफ्तर में बैठकर एक कप चाय पी सकते हैं? ओह ज़रूर, ये तो मेरे लिए एजाज़ होगा, तशरीफ़ लाएं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। रीटा अपने साथियों समेत डॉक्टर के खासे बड़ा ऑफिस में आ गई। उसकी पेशानी पर सोच की गहरी लकीरें फैली थीं। डॉक्टर विक्टर, आप कब से इस अस्पताल में हैं? गुज़िश्ता 10 सालों से। और यह अस्पताल कब से कायम है? मैंने इसे खुद तामीर कराया है। अब आप सच सच बता दें कि मुजरिम कहाँ है? रीटा ने तलखी से कहा और साथ ही उसने पिस्टल निकालकर उसका रुख डॉक्टर की तरफ कर दिया। कि क्या मतलब, ये आप क्या कह रही हैं? और ये रिवॉल्वर? कि मेरी इज्जत तो चीफ सेक्रेटरी भी करते हैं, मैं उनका ज़ाती मौलिज हूँ। आपके अस्पताल में जितने भी मरीज़ हैं वो सब मुसलमान हैं। क्या आप सिर्फ मुसलमानों का इलाज करते हैं? क्या आपको मुसलमानों से खास लगाव है? डॉक्टर के चेहरे का रंग बदल गया। ये झूठ है, यहाँ जो भी मरीज आता है उसका इलाज किया जाता है, चाहे वो यहूदी हो या मुसलमान या किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके बोलने के अंदाज और लहजे से कन्फर्म हो गई हूँ कि आपने यह अस्पताल में यकीनन कोई तहखाना या ऐसे कमरे बना रखे हैं जहाँ आपने मुजरिमों को छुपाया है, और आप लाजमन पहले भी अंडरवर्ल्ड के अफराद और मुजरिमों को यहाँ पनाह देते रहे हैं। शराफत से मेरी बात का जवाब दें, वरना मेरी उंगलियाँ टेढ़ी भी हो सकती हैं। आप गलत करी हैं, मैं क्रीमिया का मौजूद शहरी हूँ। आप उठकर दीवार के साथ खड़े हो जाएं और सुने, मुझे अभी आप पर सिर्फ शक है। अगर मेरा शक गलत साबित हुआ तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूंगी, लेकिन अगर आपने ताउन ना किया या कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो फिर नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। डॉक्टर कुर्सी से खड़ा हो गया। दरवाज़ा बंद कर दो जॉनसन, रीटा ने हुक्म दिया। जॉनसन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जेम्स, डॉक्टर विक्टर की तलाशी लो, और जॉनसन तुम इस दफ्तर की भरपूर तलाशी लो। अगर वो मुजरिम यहाँ कहीं छुपे हुए हैं तो लाजमन डॉक्टर से इनका ताल्लुक होगा और इमरजेंसी में इत्तला देने के लिए उन्होंने कोई इंतज़ाम कर रखा होगा। वो दोनों उठकर अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। डॉक्टर की तलाशी ली गई, लेकिन कोई मशकूक चीज़ बरामद न हुई। अब बोलो डॉक्टर, कहाँ है मुजरिम? मुझे नहीं मालूम। लेकिन दूसरे लम्हे वो उछलकर चीखता हुआ कालीन पर गिरा। रीटा का हाथ तेजी से घूमा था और उसका भरपूर थप्पड़ बूढ़े डॉक्टर के चेहरे पर पड़ा। बताओ, वरना की एक बोटी अलग कर दूंगी। डॉक्टर एक बार फिर चीखने लगा। जितना चाहे चीख लो, लेकिन तुम्हें बताना हर हाल में पड़ेगा। रीटा ने डॉक्टर का सर पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। फिर तो जैसे उस पर दौरा सा पड़ गया। डॉक्टर मुसलसल हैजानी अंदाज में चीखता जा रहा था, बोलो बोलो वरना। इस बार रीटा ने डॉक्टर के नथनों में उंगलियां घुसेड़ते हुए कहा, और ज़मीन पर पड़ा हुआ डॉक्टर का जिस्म मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगा। वो बताता हूँ, छोड़ दो मुझे, जल्दी बताओ वरना, रीटा ने बुरी तरह गुर्राते हुए कहा। डॉक्टर के आसाब मुकम्मल तौर पर जवाब दे गए थे, इसलिए उसने वाकई नीचे तहखानों के खुफिया रास्ते और वहाँ मौजूद अफराद की तफसील बताना शुरू कर दी। यूमिन के नीचे सिर्फ एक सेहतमंद आदमी है? हाँ, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, डॉक्टर ने कराते हुए कहा। उसकी आवाज़ डूब रही थी और आंखें बंद हो रही थी। फिर वो खौफ और तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गया। बाहर से आदमी बुला लो, रीटा ने कहा। रहने दे मदाम, चंद जख्मी अफराद के लिए हम 3 अफराद ही काफ़ी हैं, और इस बार तो सिर्फ गोलियां चलानी है। इमरान जख्मी है, इसलिए वो वैसी भी हरकत नहीं कर सकेगा, और जो नजर आए उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। ओके। फिर वो सब दरवाज़ा खुलकर एक के बाद दीगरे बाहर निकलकर तेज़ी से उस राहदारी की दौड़ते चले गए जिसके अख्तिताम पर दीवार में ही नीचे जाने का रास्ता था। वो वहाँ पहुंचे तो उन सबके हाथों में रिवॉल्वर थे और चेहरे पर जोश के तासुरात नुमाया थे। रीटा सबसे आगे थी। उसने दीवार की जड़ में उभरी हुई ईंट पर जोर से बूट की टोकी ठोकर मारी तो दीवार दरमियान से फटकर साइडों में हो गई। अब नीचे जाती हुई ढलान साफ दिखाई दे रही थी। वो तेजी से ढलान पर दौड़ते एक राहदारी में पहुंचे। उस राहदारी में 10 के करीब कमरे थे, लेकिन यह मुकम्मल खामोशी थी। उन्होंने चौकन्ने अंदाज में कि कमरे का जायजा लिया, लेकिन तमाम कमरे खाली थे। क्या मतलब, कहाँ चले गई है? क्या कोई और भी रास्ता है? आई थिंक उस डॉक्टर ने हमें चक्कर दिया है, या तो वो हिस्सा ये नहीं है या फिर यहाँ कोई और खुफिया रास्ता भी है। आओ देखो, मैं उस डॉक्टर का क्या हशर करती हूँ। रीटा को राई और एक बार फिर वापस दौड़ पड़ी। वो दीवार उनके अकब में खुद ब खुद बराबर हो गई थी। दीवार के पास पहुंचकर रीटा ने उसकी जड़ में बार बार पैर मारे, लेकिन दीवार ना खुली और ना ही वहाँ कोई ईंट उभरी हुई नजर आई। रीटा पागलों के से अंदाज में बार बार ठोकरें मारती रही, लेकिन दीवार उसी तरह कायम रही। ओह, ये तो कोई चक्कर चल गया हमारे साथ, रीटा ने चीखते हुए कहा। उसके साथी भी परेशान हो गए। अब क्या होगा, हम तो बुरी तरह फंस गए।
जॉनसन ने घबराए हुए लहजे में कहा, इसके मैकेनिज्म में कोई खराबी की गई है और लाजमन ये हमें ट्रैप करने के लिए किया गया है। ये दूसरी तरफ से तो ठीक अंदाज में रास्ता खुल गया था, मगर अब रीटा ने पीछे हटकर गौर से दीवार की जड़ को देखा। फिर वो आगे बढ़ी और उसने जमीन के साथ लेटकर और भी ज्यादा गौर से दीवार को देखना शुरू किया। फिर वो चौंक पड़ी। उसने जल्दी से एक जगह जहां जड़ में बारीक सी झिरी नजर आ रही थी अपनी छोटी उंगली डाली और नाखून की मदद से उस जगह को खुरचना शुरू कर दिया। थोड़ी सी कोशिश के बाद एक सिक्का थोड़ा सा बाहर निकल आया। रीटा ने उस सिक्के को चुटकी से पकड़कर एक झटके से खींचा तो खटाक की आवाज के साथ ही उस जगह से जरा ऊपर एक ईंट कदरे बाहर को निकली। रीटा उछलकर खड़ी हो गई और उसने उभरी हुई ईंट पर पैर मारा तो इस बार दीवार पहले की तरह दरमियान से फटकर साइडों में गायब हो गई। वो सब दौड़ते हुए डॉक्टर विक्टर के दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे। दीवार उनके अकब में एक बार फिर बराबर हो चुकी थी।